सभी किसान भाइयों को नमस्कार। और श्रीनगर कश्मीर में देखने वाले साथियों को अस्सलाम वालेकुम। साथियों, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरे दोस्त, बहुत ही पुराने दोस्त राशिद साहब मेरे घर आए हैं। राशिद जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, आपका मैं स्वागत करता हूँ। और उनके साथ पहली बार मुझको मिल रहे हैं डॉक्टर मंजूर जी जो हैं, ये भी श्रीनगर से हैं। तो मैं दोनों से कहूँगा कि अपना परिचय दें आप किसान भाइयों को। सर, मैं मंजूर अहमद, तो मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सर्विस करता था। अप्रैल 2021 में रिटायरमेंट हुई मेरी एज सीड प्रोडक्शन ऑफिसर कश्मीर डिवीज़न। तो रशीद साहब तो मेरे 78 से फ्रेंड रहे हैं कॉलेज से, तो इनके साथ हाई हेलो होता रहा। आफ्टर माय रिटायरमेंट मैंने इनसे एक प्रोग्राम डिस्कस किया कि क्यों ना मैं डेयरी फार्म स्टार्ट करूं। तो उस वक्त मैं स्ट्रेट वे कहा कि आप करें, और मेरा बहुत अच्छे मित्र हैं वहाँ करनाल में, तो मैं उनसे मिलाऊंगा आपको जब टाइम मिले। तो फिर हमने आपसे टाइम लिया और आपके पास आ गए, तो इस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इसी बारे में। तो हमें भी बड़ा मजा। मैं अब्दुल रशीद, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ही मैंने सर्विस की है, खासकर ट्रेनिंग सेक्शन में। तो उसमें क्या कि मैं 94 से तकरीबन यहाँ NDRI करनाल में फार्मर्स की ग्रुप्स लेके आता था। तो उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे फार्मर्स जो है उनकी इंटरेस्ट बढ़ गई इस डेयरी फार्मिंग में या अदर अलाइड एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें बढ़ गई। तो मेरा आप लोगों के साथ NDRI में हर एक ऑफिसर जो साइंटिस्ट थे उनके साथ मेरी बात होती रही थी। तो मैंने देखा कि बहुत सारे फार्मर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं और जब काम स्टार्ट कर रहे हैं घर में तो उनको काफ़ी फ़ायदा भी मिल रहा है। तो इसी हिसाब से मेरे ये मित्र भी थे, डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, इनकी भी मेरे साथ बात हो गई कि ऐसा मैं चाहता हूँ। तो मुझे आप ही पर डॉक्टर गोसाइन तो रिनाउंड फिगर, तो मैंने कहा कि नहीं, उन्हीं के साथ हम राब्ता करके NDRI में जाके उनके घर जाके हम पूरी डिटेल्स उनके साथ डिस्कस करके एक प्रोजेक्ट बना लेंगे कि कैसे हम कामयाब हो जाएंगे ये डेयरी फार्मिंग की। साथियों, दोनों ही हमारे दोस्तों ने अपना परिचय दिया और मैं बहुत खुश हूँ कि मंजूर साहब उरी सेक्टर में कश्मीर में एक बहुत अच्छा डेयरी फार्म यूनिट लगाने जा रहे हैं। अराउंड 20 काउज़ के ऊपर हमारा डिस्कस हुआ है। तो हमने उनको सलाह दी है कि वो हॉलस्टीन फ्रीजियन गाय ही रखें, क्योंकि ये गाय जो है ये बहुत अच्छे से ठंडी जगह पे, जहाँ पर मौसम बड़ा सुहावना रहता है, वहाँ पर अच्छी प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन दोनों ही तरह से लाभकारी रहेगी। तो फीडिंग पे हमारी ज़्यादा चर्चा हुई है, क्योंकि फीडिंग रिसोर्सेज हो सकता है थोड़ा सा कम हो। तो उन्होंने कहा है कि नहीं, मक्का की फसल बहुत ज़्यादा होती है। तो हमने सलाह दी है उनको कि वो मक्का के स्टोवर्स को स्टोर तो करें कुछ एमरजेंसी एक्सरजेंसी के लिए, मगर साइलेज ज़रूर बनाएं। आइए हम मंजूर साहब से बात करते हैं। मंजूर साहब, आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आपने जो डेयरी फार्म अब बनाना है, मैं बहुत खुश हूँ कि सेवानिवृत्त होने के बाद, रिटायर्ड होने के बाद भी आप अभी एक्टिव हैं और आप डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं। तो आपने क्या क्या प्लानिंग कर ली है? देखिए सर, जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने उस वक्त कहा कि आई नेवर फील आई एम रिटायर्ड। तो उस हिसाब से मैंने चाहा कि मेरा जो नेटिव विलेज है ये ऊडी में एक गांव है बिजामा, इट इज़ ऑन बॉर्डर। तो उसमें मेरा सबसे ज़्यादा ये स्ट्रेस रहा कि अगर मैं इस एरिया में एक अच्छी सी डेयरी स्टार्ट करूं तो लोगों में इम्पैक्ट बनेगा, क्योंकि वो पशु पालने वाले हैं। तो जब वो थोड़ा सा देखेंगे प्रैक्टिकली कोई बंदा ठीक कर रहा है, उसका इम्पैक्ट आ जाएगा। तो डेयरी में मेरे दो इस पे, एक ये है कि अगर मेरा स्टॉक अच्छा हो रहा है, मैं सबसे पहले एरिया के लिए कोशिश करूंगा कि जैसे आपने कहा कि हॉलस्टीन फ्रीजियन एक्चुअली मेरे लिए पैदा हुई, मेरे क्लाइमेट के लिए पैदा हुई है, इसको मैं बढ़ावा दूंगा। उससे क्या होता है, बेसिक स्टॉक जब मेरा ठीक होगा तो जो फजूल की गायें वहाँ पे अनप्रोडक्टिव गायें हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, जो मेरा वहाँ लोकल एरिया है
उस एरिया में मतलब देखें अब यहाँ पे अब इतना चलन चला है कि हरियाणा से, पंजाब से, इवन ये क्या करें हमारा यूपी से साइलेज कश्मीर जा रहा है। तो क्यों ना जो मेरा स्पेशली ये एरिया है ऊड़ी बेल्ट जो है, वो ऊड़ी बेल्ट मेज़ ग्रो करता है और एंड इट इज़ इरिगेटेड मेज़। तो क्यों ना मैं कोशिश करूं इस इरिगेटेड मेज़ को मैं साइलेज में कन्वर्ट करूं। उससे क्या होगा कि एक जो मेज़ ग्रोइंग लोग हैं उनकी इकानमी अच्छी हो जाएगी, उनका अच्छा सा पैसा मिल जाएगा। दूसरी ये है कि हमें डिपेंड नहीं होना पड़ेगा साइलेज के लिए, फॉडर के लिए ऑन अदर स्टेट्स। तो जब वो एक मतलब एक वो चल जाएगा, लोगों में एक जागृति आ जाएगी, तो वी विल बी सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ फॉडर फॉर होल ऑफ द वैली। तो उसमें क्या होगा कि हमारा इंपोर्ट यहाँ से खत्म हो। इन दो चीज़ों पे मैं फोकस कर रहा हूँ, एक ब्रीड इम्प्रूवमेंट और स्पेशली इन टर्म्स ऑफ हॉल्स्टीन फ्रीजियन और फॉडर डेवलपमेंट में साइलेज डेवलपमेंट पे। तो ये दो चीज़ें मेरा फोकस है इस वक्त। तो माशा मैं ये आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीमें हैं और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट बहुत फेवर कर रहा है। रीज़न मैंने इनकी ये सहायता ली। आपका नाम तो पूरा मतलब इंडिया में मशहूर है, आपके पास आए, आपने अपने घर में जगह दी। साथियों, मंजूर साहब ने बहुत बड़ी बात की है कि वो ब्रीड इम्प्रूवमेंट पे भी करेंगे काम और साथ में साइलेज मक्का की ये बनाएंगे। मैं हिल्स के लिए कई साल से ये प्रमोशन करता रहा हूँ, एडवोकेसी करता रहा हूँ, कहता रहा हूँ पॉलिसी मेकर्स को भी और पशुपालकों को भी कि हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, इन तीनों ही राज्यों में मक्का की फसल बहुत लगती है और इनके यहाँ रिवाज ये है कि ये मक्का के डंठलों को सुखा के छत पे रख देते हैं और नीचे पशु होते हैं और उनको सूखा खिलाते हैं, जिससे कि इतना लाभ नहीं होता है। तो साइलेज मेकिंग पे इनके साथ हमने पूरी चर्चा की है। साइलेज एक शब्द है जिसको आम पशुपालक अब तक जान गए हैं, मगर कॉमन भाषा में इसको हम गाय भैंस का कहते हैं आहार में अचार जैसा बनाना। तो इसको हम जल्दी से तोड़ लेते हैं भुट्टों को और थोड़ा सा ग्रीन होता है डंठल, तो उसको चेफ कर देते हैं, काट देते हैं, फिर खड्डा बना के हम उसमें दबाते हैं, कोई भी एडिटिव नहीं डालते हैं और वो 60 दिन के बाद बहुत अच्छी सी सुगंध देता है जिसको पशु बहुत चाव से खाता है और उससे उसका पेट भरता है और ये पौष्टिक आहार होने पे उनको लाभ भी देता है। तो उन्होंने जब कहा है कि मैं ब्रीड इम्प्रूवमेंट पे भी काम करूँगा तो मैं बहुत खुश हूँ मंजूर साहब, और मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ कि आप पशुपालन को सिर्फ ये नहीं रहे कि ये दूध पैदा करने की एक फैक्ट्री है। मैं ऐसा कहा करता हूँ अक्सर कि एक पशुशाला जो है ये किसान के लिए, पशुपालक के लिए एक छोटी सी फैक्ट्री नुमा होती है जिसमें 365 दिन रोज रोजगार होता है। इसमें 26 जनवरी और 15 अगस्त की भी छुट्टी नहीं होती है क्योंकि गाय ने गोबर देना ही देना है, उसने दूध देना ही देना है। तो जितनी जल्दी बच्चे ये लेंगे उतना ही ज़्यादा इनको लाभ होगा। तो उस संदर्भ में कृत्रिम गर्भाधान की ओर भी ये ध्यान देंगे। आप क्योंकि काफ़ी सर्फ कर चुके हैं, आपने भी काफ़ी कुछ पढ़ लिया है नेट से, वैसे भी एक्सपीरियंस्ड हैं, आप एक्सटेंशन फील्ड में रहे हैं, तो आप पशुपालकों को, किसानों को कुछ कहना चाहेंगे? सर मेरा इसमें एक ये है, मतलब हमारे पास जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, अब देखें हमारे लिए मौजून क्लाइमेट है अजोला ग्रोइंग के लिए, वहाँ पे इसका अभी नोशन नहीं आया हुआ है। अब देखें सर जो हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन है फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर वी कैन प्रोड्यूस अजोला, मतलब क्योंकि वही वो टेम्परेचर रेंज है फ्रॉम 18 डिग्री टू 28 डिग्री, इट इज़ द बेस्ट टेम्परेचर फॉर अजोला ग्रोइंग। अजोला इज़ नॉट ए फॉडर, इट इज़ बेसिकली ए कंसनट्रेट। तो उसमें भी थोड़ा सा मैं करना चाहता हूँ वहाँ पे इसी में, ताकि इस चीज़ को मैं वहाँ पे प्रमोट कर सकता हूँ। वो भी मैंने आपसे डिस्कस किया और मैं आपसे फर्दर इसमें यह सहायता लेना चाहता हूँ कि आप मेरे लिए हेल्प कीजिए, मुझे अजोला का जो मतलब जर्म प्लाज्म है बाकी चीज़ें तो ये कीजिए, ताकि मैं अजोला को, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो वहाँ पे एक मसला है वो है फीड और फाडर का ही। ये कुछ चीज़ें, और इवन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आई विल गो फॉर हाइड्रोपोनिक फाडर आल्सो, उसके लिए भी आपसे मशवरा लेते रहेंगे हम।
किसान साथियों, अभी अभी मंजूर साहब ने बोला कि 2 चैलेंजेस को वो फेस करेंगे वहाँ पे, और मैं बहुत खुश हूँ कि वो अच्छे से काम कर सकते हैं, साइंटिफिक नेक है इनमें। एक तो है कि अज़ोला की फीडिंग। अज़ोला अभी बहुत पॉपुलर नहीं हुआ है, हालांकि एनडीआरए में काफ़ी काम हुआ है इस पे। अज़ोला जो है ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, उन्होंने कंसंट्रेट बोला था, ये कंसंट्रेट की तरह मतलब प्रोटीन रिच सोर्स है फीडिंग के लिए, ये गाय भैंसों को खिलाया जा सकता है। दूसरा उन्होंने बोला कि ब्रीड इम्प्रूवमेंट पर भी वो ध्यान देंगे, और वाकई HF क्रॉस जो है ये बहुत अच्छी रहेगी ठंडी मीठी कंडीशंस में, जब मौसम बड़ा हार्श नहीं है, गर्मी नहीं है और एक जैसा ही है, तो जब बहुत ठंडा होगा तो वो सब जगह रहता ही है, और ये बहुत अच्छे से प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन, दूध भी देगी और बच्चे भी अच्छे देगी। तो ऐसा मैं इनसे उम्मीद करता हूँ। क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए राशिद साहब, आप कुछ किसानों को, पशुपालकों को कहना चाहें तो। हाँ सर, मैं यही कहूँगा कि जितने भी यहाँ, मैंने पहले भी कहा था कि जितने भी फार्मर यहाँ आते हैं तो वो यहाँ से कुछ लेके जाते हैं, और क्योंकि पहले ज़्यादा जो ज़रूरी है वो अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, और अवेयरनेस तो उनको यहाँ मिलती है, और वो अडॉप्शन जो है, अडॉप्शन पार्ट वो उनको अपने फील्ड में लेना पड़ता है, और उसके लिए हम भी उनके साथ आपके माध्यम से ही राब्ता करके रखते हैं, और आपके साथ जब भी हमारी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हम आपके साथ ही उठा के उनका समाधान देखते हैं और उन तक पहुंचाते हैं। मन उनको यही कहूँगा कि वो जुड़े रहे हमारे साथ, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे तो कि एक चेन बन जाएगी, ये जो नॉलेज है ये उन तक पहुंच जाएगी और अडॉप्शन उनके ज़रिए हो जाएगी। वेल किसान भाइयों, मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत दूर श्रीनगर से आज मेरे दोस्त आए हैं राशिद, और मंजूर साहब से भी पहली बार हमारी हुई है मुलाकात, और आज की ये बातचीत जो है ये विशेष रूप से पशुपालकों के लिए है, और श्रीनगर के जितने भी युवा पशुपालक हैं वो कृपया इन अफसरान से थोड़ा राब्ता रखेंगे, इनके साथ बातचीत करते रहें, और हम सब मिलकर काम करेंगे ताकि पूरे रीजन की दूध उत्पादकता में हो वृद्धि, सबको हो आर्थिक समृद्धि। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।